आज का जो हमारा टॉपिक है, आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमारा है हेडर फाइल। कैसे आज हम लोग हेडर फाइल बनाते हैं सी प्लस प्लस में। जैसे मैं बता रहा था कि हैच इंक्लूड आयो स्ट्रीम था, तो वो हेडर फाइल बना कर दिया गया था। हम लोग आज अपना खुद का हेडर फाइल बनाना सीखेंगे कि कैसे हेडर फाइल बनाते हैं। हेडर फाइल इन सी प्लस प्लस, खुद का हेडर फाइल बनाएंगे। और साथ साथ आज हम लोग देखेंगे कि ऑपरेटर, ये हमारा फर्स्ट टॉपिक है, एंड ऑपरेटर। सारा ऑपरेटर आज देखेंगे कि कौन कौन से ऑपरेटर हैं, कैसे कैसे, ये सारा बेसिक है कि कैसे ऑपरेटर्स को हम डिफाइन करेंगे। तो ये हमारा दो टॉपिक आज हम लोग कवर करेंगे। पहला हेडर फाइल बनाना सी प्लस प्लस में, कि कैसा हेडर फाइल, अपने खुद का हेडर फाइल, अपने नाम का हेडर फाइल बनाएंगे। अगर वो सॉफ्टवेयर क्रिएट कर रहे हैं तो वो सॉफ्टवेयर अगर हम किसी को देते हैं तो वो जो सी प्लस प्लस के जो लाइब्रेरी में बना हुआ हेडर फाइल है उससे नहीं चला है, वो मेरे हेडर फाइल से चला है। तो उसको आज बनाना हम लोग सीखेंगे कि कैसे हम लोग अपना हेडर फाइल, अपने खुद के नाम का हेडर फाइल बना सकते हैं। अपने उसमें फंक्शनैलिटी डाल सकते हैं, जो भी फंक्शन जो भी हमको करवाना है उस सॉफ्टवेयर से, तो उसमें अपना हेडर फाइल के अंदर डाल सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले मैं फिर से विजुअल स्टूडियो पे ले चलता हूँ। जिन जिन लोगों ने विजुअल स्टूडियो कर रखा है वो लोग ओपन कर लीजिए। 1 मिनट का टाइम देता हूँ और उसके बाद फिर अपना न्यू कोड शुरू करेंगे करने के लिए। और उसके बाद फिर देखेंगे कि हेडर फाइल कैसे बनाते हैं। तो आप लोग विजुअल स्टूडियो में न्यू फाइल पे जाइए। न्यू फाइल पे जाकर मैं सबसे पहले बताया था कि सेव एज करने के लिए, सेव एज में जाकर आपका बैच का नाम था सी प्लस प्लस बैच 2, इसमें जाकर मैंने प्रोग्राम का नाम लिख दिया कुछ भी। जैसे आज मेरा प्रोग्राम नंबर 9 है, तो मैं लिखूंगा प्रोग्राम 9.cpp जरूर दीजिएगा, क्योंकि ये एक्सटेंशन होता है। अगर ये फाइल आप नहीं दीजिएगा तो ये आपका फाइल सी प्लस प्लस में स्टोर नहीं हो जाएगा, सी प्लस प्लस से आप नहीं उसको रन कर पाइएगा। जैसे मेरा देखिए सी ड्राइव में, यूजर में, एसर में जाकर, वन ड्राइव में, डेस्कटॉप में सी प्लस प्लस बैच 2 में प्रोग्राम 9.cpp से सेव हो गया है। वैसे ही आप लोग सारे लोगों को सेव करना है ये फाइल। और सेव करने के बाद मैं एक जनरल प्रोग्राम, जो सबसे पहले मैं जो प्रोग्राम लिखा था वो प्रोग्राम लिख रहा हूँ। आप मेरे साथ साथ प्रोग्राम लिखिए। मैं प्रोग्राम के लिए बताया था कि प्रोग्राम जब लिखते हैं तो उसमें उस जो पहला होता है वो हमारा हेडर फाइल होता है। यही आज हेडर फाइल के बारे में हम डिस्कस करेंगे। हेडर फाइल पहले से भी हम लोग जान रहे थे कि कैसा होता है, हेडर फाइल को कैसे लिखते हैं, हेडर फाइल क्यों यूज कर रहे थे, इसके बारे में जान रहे थे। लेकिन आज हम लोग खुद का हेडर फाइल बनाएंगे। आज हम पहले अपना बना बनाया हेडर फाइल यूज कर रहे हैं और उसके बाद हम लोग खुद का हेडर फाइल बनाना सीखेंगे। जैसे हैच इंक्लूड आयो स्ट्रीम लिख दिया है, हमारा हेडर फाइल था। यूजिंग नेम स्पेस, मैंने बताया था कि नेम स्पेस के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। स्टडी इसलिए लगाया क्योंकि स्टडी लिखने से बार बार हमको सी आउट के पहले स्टडी लिखने का जरूरत नहीं पड़ता था, इसलिए हमने ये लिखा। उसके बाद इंट मेन, यहाँ इंट मेन मतलब यहाँ से हमारा फंक्शन का एंट्री होता है, ये हमारा एंट्री पॉइंट है प्रोग्राम का। मतलब कि जहां भी हम प्रोग्राम में इंट मेन होगा वहां से हम समझेंगे कि ये हमारा एंट्री पॉइंट है। तो आप लोग सारे लोग ये प्रोग्राम एक बार लिख लीजिए। ये जनरल प्रोग्राम है जो हम लोग ने पहले डिस्कस कर रखा है, बस इसमें हम लोग नया सीखेंगे आज हेडर फाइल खुद का बनाना। इंट मेन में हमने लिख दिया सी आउट में काम ऑफ टेक्नोलॉजी। आउट मतलब कि आउटपुट लेने के लिए सी आउट यूज करते थे, तो वो हम लोग पहले कल की क्लास में बता चुके थे कि सी आउट जो है वो आउटपुट लेने के लिए यूज करते हैं। सी इन जो होता है वो कीबोर्ड से इनपुट लेने के लिए यूज करते हैं। ये हमारा प्रोग्राम हो गया, पहला प्रोग्राम था जो सबसे बेसिक प्रोग्राम, हम लोग सबसे पहला प्रोग्राम फर्स्ट डे यही सीखे थे। वही प्रोग्राम आज मैं फिर से इससे हेडर फाइल बनाना सिखाऊंगा। तो ये प्रोग्राम मैं सेव कर दिया और उसके बाद रन करता हूँ। रन करने के बाद अगर मेरा आउटपुट सही आ रहा है, मतलब कि ये प्रोग्राम सही, जैसे मेरा आउटपुट आ गया हेलो कॉम ऑफ टेक्नोलॉजी, सी आउट में मैं यही आउटपुट लाना चाहता था, ये हमारा कोई एरर नहीं आया, यही आउटपुट आ गया, मतलब कि ये प्रोग्राम सक्सेसफुली रन हो गया है। रन करने के बाद आउटपुट आ रहा है, यहाँ पे हेडर फाइल आयो स्ट्रीम मैंने यूज करके रन किया। अब अगर देखना है कि आयो स्ट्रीम कहाँ पे है, तो आपको प्रेस करना है आयो स्ट्रीम देखने के लिए। आपको आयो स्ट्रीम पे कर्सर को ले जाना है और कंट्रोल के साथ, कंट्रोल देखिएगा, जैसे कंट्रोल कीजिएगा इसके नीचे कर्सर आ जाएगा, ब्लू लाइन आ जाएगा, ब्लू लाइन पे जाके इसको क्लिक करना है। तो आयो स्ट्रीम की आप लाइब्रेरी में चले जाइएगा। इस लाइब्रेरी में आपको आयो स्ट्रीम के बारे में सारा कुछ बताया जाएगा कि
आईओ स्ट्रीम C++ में कहाँ है, कितना कॉपीराइट दिया हुआ है, सारा कुछ आपको आईओ स्ट्रीम के बारे में, इसमें फंक्शन के बारे में सारा कुछ लिखा हुआ है कि क्या क्या आईओ स्ट्रीम है, क्या क्या आईओ स्ट्रीम करेगा, इससे हम कौन से लाइब्रेरी से कहाँ से करेंगे, G++ में ये कहाँ स्टोर होगा, ये सारा कुछ आईओ स्ट्रीम के बारे में आपको ये मिल जाएगा। हेडर फाइल के बारे में जो ये लिखा जाता है, जो उसके लाइब्रेरी में लिखते हैं, वो हेडर फाइल के बारे में ये सारा कुछ डिटेल निकलता है। अगर किसी का हेडर फाइल का डिटेल निकालना है तो फिर से बता रहा हूँ आपको, इस पे क्लिक करना है हेडर फाइल पे, और हेडर फाइल पे कर्सर को जाकर कंट्रोल प्रेस कीजिए। कंट्रोल जैसे ही प्रेस कीजिए आपके नीचे एक ब्लू लाइन आने लगेगा। ब्लू लाइन आने के बाद इस पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इसके बारे में, हेडर फाइल के बारे में सारा जो भी फंक्शन करता है वो सारा कुछ डिटेल हमको निकल जाता है। तो हम लोग वैसे ही आज अपना हेडर फाइल बनाना सीखेंगे। वैसे में बताया था कि जो जिसके बारे में जानना, अगर हेडर फाइल के बारे में जानना है तो इसके नीचे वैसे ही सर्च करके अपना लिखते हैं। आईओ स्ट्रीम में बताया था कि आईओ स्ट्रीम क्यों यूज करते हैं। तो जब हम ये कंट्रोल के, तो हेडर फाइल को जानने के लिए कंट्रोल से ये क्लिक करते हैं। और हम अपना सिस्टम में अपना हेडर फाइल बनाना चाहते हैं, तो अपना हेडर फाइल बनाने के लिए हमारे पास दो तरीका है। ये जो भी आईओ स्ट्रीम है, ये सिस्टम का हेडर फाइल है। जो भी आईओ स्ट्रीम में या जो भी प्रोग्रामिंग में पहले से हेडर फाइल अगर हम यूज कर रहे हैं तो वो हमारा सिस्टम का हेडर फाइल होता है। तो सबसे पहले हम लिखते हैं, देखते हैं टाइप्स ऑफ हेडर फाइल। हेडर फाइल तो समझ गए कि वो होता है जिसके अंदर हम ये देखते हैं कि हेडर फाइल में कि उसके अंदर कौन कौन से फंक्शनलिटी यूज किया गया है और कौन कौन से फंक्शन से हम लिख सकते हैं। तो ये हमारा हेडर फाइल हो गया। आज हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ हेडर फाइल। हेडर फाइल कितने तरीके के होते हैं। तो ये एक तो हो गया कि जो हमें मिला हुआ है। हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ हेडर फाइल। टाइप्स ऑफ हेडर फाइल, एक तो हेडर फाइल होता है सिस्टम हेडर फाइल, दूसरा यूजर डिफाइंड हेडर फाइल्स। ये पहला होता है सिस्टम हेडर फाइल। आप लोग मेरे साथ साथ लिखते चलिए, जिससे आपका नोट्स भी तैयार हो जाएगा। आगे आप किससे रिवीजन कीजिएगा तो आपको आसानी मिलेगी। एक होता है सिस्टम हेडर फाइल, सिस्टम हेडर फाइल, और दूसरा होता है यूजर डिफाइंड हेडर फाइल। मतलब कि सिस्टम हेडर फाइल जो सिस्टम से हमें मिला हुआ है, और यूजर डिफाइंड हेडर फाइल आज हम लोग बनाना सीखेंगे, जो हम लोग खुद से यूजर के द्वारा, जो प्रोग्रामर को द्वारा बनाया जा रहा है, वो यूजर डिफाइंड हेडर फाइल होता है। जो सिस्टम हेडर फाइल होता है, तो सिस्टम हेडर फाइल के बारे में एक लाइन लिख देता हूँ कि सिस्टम हेडर फाइल क्या होता है। तो सिस्टम हेडर फाइल है, सिस्टम हेडर फाइल जो होता है वो हमको मिलता है, इट कम्स विथ द कंपाइलर। जो कंपाइलर से हमको मिल रहा है, तो ये हमारा होता है सिस्टम हेडर फाइल। जो अगर हम कोई भी सॉफ्टवेयर जैसे G++ कंपाइलर हम लोगों ने डाउनलोड किया था, तो उसके साथ जो हेडर फाइल मिल रहा है आईओ स्ट्रीम, आगे चलकर हम लोग std out std in, जो भी हेडर फाइल हमको उससे मिला है बिट स्टोरेज से, जो हमको G++ कंपाइलर से मिला, उसको हम सिस्टम हेडर फाइल कहते हैं। जो भी हम डाउनलोड करते हैं या जो भी हमको की से .exe फाइल से जो जनरेट होता है, उसको हम कहेंगे सिस्टम हेडर फाइल। मतलब वो सिस्टम से मिला हुआ है, जिसमें जैसे एग्जांपल में मैं अभी जो हम लोग जो बहुत यूज कर रहे हैं, तो ये हमारा हो गया हैच इंक्लूड आईओ स्ट्रीम। आईओ स्ट्रीम ये हमारा हो गया, ये हमारा है सिस्टम हेडर फाइल। मतलब ये हमको सिस्टम, ये हमें कंपाइलर से मिला हुआ है। यूजर डिफाइंड हेडर फाइल क्या है कि जो हेडर फाइल यूजर के द्वारा बनाया गया, मतलब हम लोग जो लिखेंगे, मतलब इट इज रिटन बाय प्रोग्रामर। जो प्रोग्रामर लिख रहा है हेडर फाइल को, उसको हम कहेंगे यूजर डिफाइंड हेडर फाइल। जैसे मैं आज हेडर फाइल बनाना सिखाऊंगा, जैसे मैं लिखता हूँ एग्जाम्पल में मैं लिखा, जैसे अभी मैं हेडर फाइल आपको बनाना सिखाऊंगा, हैच इंक्लूड अपना नाम, कुछ भी नाम आप लिख दीजिए। यहाँ पे नाम name.h में लिख देता हूँ, name.h। ये हेडर फाइल पहले से नहीं है, लेकिन हम इसको आज बनाना सीखेंगे। एक ऐसे हम बनाएंगे अपने खुद का नाम का हेडर फाइल, हैच इंक्लूड name.h। अगर हम हेडर फाइल बना रहे हैं तो ये यूजर डिफाइंड हेडर फाइल है। मतलब हम लोग खुद से इसका डिफिनेशन तैयार करेंगे, इससे हम क्या काम करवाना चाहते हैं, इससे हम क्या करवाएंगे। तो ये दो टाइप्स ऑफ हेडर फाइल होता है, एक सिस्टम हेडर फाइल और दूसरा यूजर डिफाइंड हेडर फाइल। सिस्टम हेडर फाइल मतलब कंपाइलर के थ्रू मिला है, यूजर डिफाइंड हेडर फाइल मतलब कि वो प्रोग्रामर खुद से हेडर फाइल जनरेट कर रहा है।
तो अभी तक अगर हेडर फाइल ये सारे लोग लिख लिए हैं तो चलिए हम लोग आगे चलेंगे। 1 मिनट का टाइम है, अगर आप लोगों को कुछ समझ में नहीं आया तो आप इसमें हेडर फाइल में पूछ लीजिए, नहीं तो फिर हम लोग विजुअल स्टूडियो पे कोड कर कर देखेंगे कैसे हेडर फाइल बनाते हैं। सर वो नेम डॉट सेमी कॉलन में डालिए, जैसे आईओ स्ट्रीम तो वो सर ओपन माउथ और क्लोज वाला ब्रैकेट सीखिए ना सर, हाँ तो ओपन, इसमें सेमी कॉलन। एक होता है कि आप अगर चाहते हैं कि हेडर फाइल सेमीकोलन ये ब्रैकेट से बनाने के लिए, जो ब्रैकेट से बनाना है तो इसके लिए एक नया फंक्शन होता है। लेकिन आज हम लोग पहले हेडर फाइल्स देखेंगे कि ये जो हेडर फाइल डबल ब्रेसेस के अंदर जो बनाना सीख रहे हैं, डबल कोट्स के अंदर बनाना सीखेंगे कि कैसे बनाते हैं। इसके लिए हमको है डिफिनेशन तैयार करना होगा कि आईओ स्ट्रीम, क्योंकि ये पैकेजेस पहले से C++ में उन्होंने बना कर रखा हुआ है कि जैसे ही वो ब्रैकेट ये यूज करेंगे, हम ये वाली ब्रैकेट यूज करेंगे तो वो उसके लाइब्रेरी में हेडर फाइल खोजना शुरू कर देगा। लेकिन उसके लाइब्रेरी में तो हम लोग हेडर फाइल बना नहीं रहे हैं, हम लोग अपने लाइब्रेरी में बना रहे हैं, इसलिए हम लोग अपना ब्रैकेट यूज कर रहे हैं, अपना कोर्स, इसलिए हम लोग डबल कोर्स के अंदर बनाना सीख रहे हैं। ये हेडर फाइल भी हम लोग बनाना सीखेंगे जब हम लाइब्रेरी फंक्शन को यूज करना अच्छे से सीख लेंगे। जब हम लोग ऑपरेटर यूज करना अच्छे से सीख लेंगे तो हम उसकी लाइब्रेरी में हेडर फाइल को स्टोर करना सीख लेंगे कि हम ये हेडर फाइल बनाए और उसकी लाइब्रेरी में ऐसे ही स्टोर कर, जैसे आईओ स्ट्रीम से वो कॉल कर रहे हैं तो हम अपने नेम डॉट एच से कॉल करें। लेकिन अभी हम फिलहाल इस ब्रैकेट से नहीं बनाएंगे हेडर फाइल, क्योंकि इस ब्रैकेट से बनाएंगे तो कंपाइलर जो होगा वो कंफ्यूज हो जाएगा कि हमको वो जैसे ही इस ब्रैकेट में होगा तो वो जाकर C++ की लाइब्रेरी में सर्च करना शुरू कर देगा। लेकिन C++ की लाइब्रेरी में तो हमारा वो हेडर फाइल बनेगा नहीं, क्योंकि हेडर फाइल हम लोग अभी जस्ट एक फाइल क्रिएट कर रहे हैं जिससे वहां पे बस फंक्शन को कॉल करे और हेडर फाइल बताए कि हमारा हेडर फाइल है, यहाँ से हमारा प्रोग्राम चले। जैसे देखिए हम यहाँ पे एक हेडर लिखते हैं हैच इंक्लूड नेम डॉट एच। अब हम अगर ये हेडर फाइल अभी नहीं बनाए हैं, इस प्रोग्राम को अगर सेव कर कर हम चलाएंगे तो एरर आ जाएगा। देखिए और पहले ही एरर बता रहा है कि यहाँ पे इस नाम का कोई प्रोग्राम तुमने पहले से बनाया ही नहीं है। तो अगर तुम्हारे पास कोई हेडर, देखिए यहाँ पे आ रहा है कि हैज इंक्लूड एरर डिटेक्टेड, प्लीज अपलोड योर इंक्लूड पाथ। पाथ तो आपने ऐड करो, अगर हम इसको रन भी करेंगे तो हमको एरर बताएगा कि ये हेडर फाइल नेम डॉट एच हमारे लाइब्रेरी में है ही नहीं, कहाँ से हम इसको करेंगे। तो कोई बात नहीं, जब नेम डॉट एच नहीं है तो हेडर फाइल बनाने का सबसे आसान तरीका है, सबसे पहले आप प्रोग्राम लिख लीजिए और प्रोग्राम लिखने के बाद एक नया फाइल पे क्रिएट कीजिए। नया फाइल जाइए न्यू फाइल, और न्यू फाइल में इसको सेव कर दीजिए। सेव एज में जाइए और जहां पे आपका प्रोग्राम सेव है, जहां पे आपका प्रोग्राम सेव है वहां पे आपको जाना है और इसको नेम डॉट सीपीपी से इस प्रोग्राम को सेव कर दीजिए। आप इस प्रोग्राम को नेम डॉट सीपीपी से सेव करने के बाद जैसे आप इस प्रोग्राम को फिर से सेव कीजिए, नेम डॉट सीपीपी से इस प्रोग्राम को सेव कर दीजिए। और सेव करने के बाद जैसे ही इस प्रोग्राम हो गया, सबसे पहले फिर से बताता हूँ, नेम डॉट सीपीपी हो गया और उसके बाद फिर से इस प्रोग्राम को सेव एज पे आपको जाना है और यहाँ पे लिख देना है नेम डॉट एच। यहाँ पे आपको लिख देना है नेम डॉट एच और फिर से सेव कर देना है। आप जैसे ही इसको सेव कर दीजिएगा, सेव करने के बाद यहाँ से आपका एरर हट जाएगा। सेव करने के बाद फिर से इसको सेव कीजिए और इस प्रोग्राम को यहाँ से सेव कर दीजिए। सेव करने के बाद नेम डॉट एच से मैंने अभी प्रोग्राम किया था, न्यू फाइल में जाना है। सबसे पहले फाइल में, न्यू फाइल में गए और न्यू फाइल में यहाँ से जाकर इसको सेव करना है। सेव एज पे गए और सेव एज पे आपको लिखना है नेम डॉट एच। नेम डॉट एच से, नेम डॉट एच ऑलरेडी यस कर दीजिए, नेम डॉट एच से आपको ये सेव कर देना है सी में। जैसे ही आप इसको सेव कीजिएगा, यहाँ से आपका जो हेडर फाइल का होगा प्रोग्राम ये हट जाएगा। यहाँ से एरर अभी भी आ रहा है तो आपको इस वाले बटन पे कुछ एरर लिख रहा है। यहाँ पे फिर से मैं आपको बता रहा हूँ कि नेम डॉट एच से कैसे हेडर फाइल क्रिएट करते हैं। मेरा स्क्रीन शेयर हो रहा है तो ये नहीं सर।
नहीं स्क्रीन शेयर नहीं हो नो रहा सर। है, फिर से स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, स्क्रीन शेयरिंग हट गया था। हाँ, तो जैसे कि मैं यहाँ पे बता रहा था कि हेडर फाइल बनाने के लिए सबसे पहले जहाँ पे मैं प्रोग्राम लिखा था उस प्रोग्राम को ओपन कर देता हूँ। C++ बैच 2 में आपका जो प्रोग्राम था, ये प्रोग्राम यहाँ पे शो नहीं हो रहा है, मेरा विजुअल स्टूडियो में कुछ एरर आ रहा है, इसके चलते ये प्रोग्राम अभी शो नहीं हो पा रहा है। जैसे कि हमारा आज का प्रोग्राम था प्रोग्राम 9.cpp, दिस इज नॉट, ये प्रोग्राम अभी सेव नहीं शो नहीं हो पा रहा क्योंकि हमारा विजुअल स्टूडियो में कुछ एरर आ गया। विजुअल स्टूडियो में एरर कब आएगा? जब आप एक प्रोग्राम को 2 से ज्यादा बार लिख दीजिए या फिर कोई अपडेट आ जाता है विजुअल स्टूडियो में, तो आपका वो एरर शो करने लगता है। फिर से मैं वो प्रोग्राम लिखता हूँ जो हमने पहले डिस्कस किया था, वो प्रोग्राम फिर से लिखते हैं और उसके बाद फिर ये आगे देखेंगे कि क्या एरर आ रहा है। ऐसा एरर हैच इंक्लूड using namespace std दिस इज राम सही है, अभी देख रहा हूँ। आज हम लोग ये प्रोग्राम को फिर से, मैं ये प्रोग्राम लिख दिया, इसको सेव करेंगे अपने पाथ पर जाकर के जहां पे हम सेव किए थे, इसको सेव एज करेंगे। सेव एज में इसको हमने लिखा था प्रोग्राम 10.cpp, डेस्कटॉप पर ही सेव कर लेते हैं। प्रोग्राम 10.cpp से ये सेव कर लिया। सेव करने के बाद फिर से जब हम ये प्रोग्राम को रन कर रहे हैं तो हमें कोई एरर अगर नहीं आ रहा है, यहाँ पे ये एक एरर आ जाएगा। हाँ, अगर हमें प्रोग्राम सेव करने के बाद कोई एरर नहीं आ रहा है तो मतलब कि ये प्रोग्राम रन कर गया और हम लोग हेडर फाइल बनाना सीख रहे थे। नेमस्पेस स्टूडियो, इसका दिस इज नाम, ये हमारा हेडर फाइल, ये हमको हेडर फाइल आयो स्ट्रीम से बनकर तैयार हो गया, मतलब ये प्रोग्राम हमारा रन कर गया है। अब फिर से हम वही काम करते हैं, अपना हेडर फाइल बनाने के लिए हम यहाँ लिखते हैं हैच इंक्लूड और डबल ब्रैकेट के अंदर हम लिख देते हैं this.h, हैच इंक्लूड this.h। इसको फिर से हम सेव करते हैं, इस फाइल को सेव कर दे। एरर नहीं आ रहा है, मतलब कि जैसे हम हेडर फाइल उस समय बनाना सीख रहे थे, जैसे हम हेडर फाइल अगर बना रहे हैं कोई एरर नहीं आ रहा है तो दिस इज रॉन्ग। मतलब कि हेडर फाइल जब हम उस प्रोग्राम में बना रहे थे, हेडर फाइल में देखिए जैसे this.h हमारा हेडर फाइल उस समय हम बना रहे थे, एरर आ रहा था, लेकिन अभी एरर नहीं आ रहा है, मतलब this.h हमारा हेडर फाइल बन गया है। उसी तरह दूसरा हेडर फाइल मैंने बनाना सिखाता हूँ, हैच इंक्लूड आप लिखिए और यहाँ पे लिख लीजिए ram.h, आप ये लिखिएगा। तो ये लिखने के बाद हैच इंक्लूड ram.h में एरर दिखा रहा है, मतलब कि ये हेडर फाइल पहले से बना हुआ नहीं है। this.h में तो बाय मिस्टेकली जब कुछ एरर के चलते, विजुअल स्टूडियो के एरर के चलते वहां पे बन गया था, तो मैं फिर से ram.h का हेडर फाइल बनाना सिखाता हूँ। तो ram.h में जैसे ही ये मैं बना तो यहाँ नीचे एरर बता रहा है कि ये नेट एरर है, मतलब उसके लाइब्रेरी में ram.h नहीं है। मतलब कि अगर एरर नहीं होता तो दिस इज राम प्रिंट होता, लेकिन ram.h में हेडर फाइल मतलब एरर है, ये हेडर उसके लाइब्रेरी में नहीं है। तो हेडर फाइल बनाने के लिए आपको फाइल में जाना है, न्यू फाइल में जाकर इसको सेव एज कर देना है। सेव एज में जाकर ram.h से फाइल का नाम देकर सेव कर देना है। फाइल का नाम देकर सेव कर दीजिएगा और फिर से दोबारा जैसे ही इसको सेव कीजिएगा, फाइल का नाम ram.h लिखकर सेव कर देना है। ram.h लिखकर सेव कीजिएगा, तो फिर से दोबारा जैसे ये सेव, थोड़ा टाइम लगेगा हेडर फाइल बनने में क्योंकि वहां पे जाता है फिर से बनाता है।
कि जैसे this.h में थोड़ा टाइम लग रहा था बनने में, वैसे ही ये हेडर फाइल बनने में थोड़ा टाइम लगेगा, बस एक थोड़ा देर में टाइम में ये बन जाएगा। हाँ, तो जैसे ही देखिए दोबारा आप ये सेव कर दीजिएगा इस हेडर फाइल को, जैसे सेव करिएगा और फाइल में जाकर और सेव कीजिएगा, तो ये नीचे हेडर फाइल दिख रहा है कि इसके लाइब्रेरी में नहीं है। जैसे ही हम इस प्रोग्राम को फिर से रन करवाएंगे कोई एरर नहीं आएगा, मतलब कि दिस इज राम प्रिंट होगा, मतलब कि हेडर फाइल हमारा बन गया। ये रेड कलर इसलिए आ रहा है कि ये हेडर फाइल इसके लाइब्रेरी के द्वारा डिफाइन नहीं किया गया है, इसलिए ये रेड कलर नीचे में रेड की लाइनिंग आ रही है, लेकिन हमारा आउटपुट चल रहा है, दिस इज राम आ रहा है। अगर हमारा दिस इज राम आउटपुट नहीं चलता, इसका मतलब कि ये हेडर फाइल नहीं बना है पहले से। तो वैसे हम लोग ये बनाते हैं हेडर फाइल को कि पहले हेडर फाइल बनाने के लिए जिस नाम से आप हेडर फाइल बना रहे हैं उसको फाइल में जाकर न्यू फाइल में उस प्रोग्राम में जहां आप बना रहे हैं वहां पे आकर इसको सेव कर दिए फाइल के नाम से, तो आपका हेडर फाइल वैसे बन जाता है। तो अगर हेडर फाइल बनाना सारे लोग सीख लिए हैं तो हम लोग आगे ऑपरेटर डिस्कस करेंगे। अगर नहीं आया तो फिर से आपको बताता हूँ, हेडर फाइल बनाने के लिए कुछ नहीं करना है, जिस नाम से आप हेडर फाइल बना रहे हैं उसको न्यू फाइल में जाना है, न्यू फाइल में जाकर उसको ओपन कर सेव एज कर देना है। आप जिस नाम से हेडर फाइल बनाना चाहते हैं, राम मोहन सोहन, जिस नाम से आप अपने नाम से हेडर फाइल बनाना चाहते हैं और उसको उस पाथ में सेव कर दीजिए। मतलब कि हेडर फाइल बनाने का मतलब हुआ कि अब हम प्रोग्राम, जो प्रोग्रामर था वो पहले जो कंपाइलर था वो आईओ स्ट्रीम में जाकर चेक कर रहा था, अब जैसे ही आप उसका पाथ अपने नाम से दे दीजिएगा तो वो अपने पाथ में जाकर चेक करेगा कि हाँ इस पाथ में ये है हेडर फाइल, तो चलो आगे कंपाइल कर देना। अगर वो पाथ नहीं मांगेगा तो देखिए जहां पे यहाँ पे ram.h एरर दे रहा था तो वैसे ही यहाँ पे एरर देता, लेकिन यहाँ पे दिस इज राम प्रिंट हो गया। तो ऐसे हम लोग हेडर फाइल बनाना सीखते हैं। अगर किसी को हेडर फाइल बनाना में कोई प्रॉब्लम है, अगर नहीं समझ में आया तो आप बताइए। बताइए किसी को। आदित्य, आनंद, विभाकर झा, दिनेश कुमार, करिश्मा कुमारी, निखिल सैनी। नहीं सर। हाँ, हेडर फाइल बनाना आप लोग सीख गए। तो अब उसके बाद हेडर फाइल बनाने के बाद हम एक चीज और पढ़ेंगे कि गूगल में कौन कौन से हेडर फाइल बनाया गया है और कौन कौन से हेडर फाइल पहले से वो दिए हुए हैं। तो इसके लिए एक लिस्ट होता है, मैं आपको गूगल के थ्रू वो लिस्ट डाउनलोड करना बता देता हूँ कि कैसे वो गूगल में अगर कोई भी हेडर फाइल की आपको जरूरत होती है तो वो सबसे इंपॉर्टेंट साइट होता है जहां पे वो सारा कुछ हेडर फाइल आपको मिल जाएगा। कौन से हेडर फाइल को कब जरूरत करना है, कैसे यूज करना है, वो सारा कुछ वहां पे लिखा हुआ है। तो इसके लिए मैं आपको अपने गूगल के थ्रू बताता हूँ कि गूगल में कैसे हेडर फाइल कहाँ से लिखेंगे। तो गूगल ओपन करना है और गूगल ओपन करने के बाद, गूगल मेरा भी ओपन हो रहा है, गूगल ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे लिखना है CPP रेफरेंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट साइट होता है, आप इसको कहीं कॉपी में लिख लीजिए क्योंकि ये साइट हमेशा आपको यूज आएगा हेडर फाइल बनाने के लिए। CPP रेफरेंस, CPP रेफरेंस फॉर हेडर फाइल, ये आपको गूगल में लिखना है और इंटर प्रेस करना है। CPP रेफरेंस डॉट हेडर फाइल पे आप जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो आपको ये खुल जाएगा और इसमें खुलने के बाद जो आपको दिखेगा en.cpp रेफरेंस, और कहीं भी नहीं जाना है। en.cpp रेफरेंस में हेडर फाइल आपको जो खुल मिलेगा en.cppreference.com पे, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट साइट होता है सबसे लाइब्रेरी, हेडर फाइल के लाइब्रेरी को क्लिक करने के लिए। यहाँ पे आप ओपन कीजिएगा तो यहाँ पे जो भी हेडर फाइल अभी तक हैं, सारा हेडर फाइल स्टैंडर्ड लाइब्रेरी हेडर फाइल, तो ये सारे हेडर फाइल assert.h, complex.h, ctype.h, ईयर नंबर, एफ नंबर, ये सारे हेडर फाइल आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। जितने भी हेडर फाइल हैं जो C17 में भी आए हुए हैं, C20 में आए हुए, जो भी हेडर फाइल अभी नए अपडेट होकर आए वो सारे हेडर फाइल आपको यहाँ पर मिल जाएगा। उसके साथ साथ एक चीज और मैं बताता हूँ कि कुछ कुछ ऐसे हेडर फाइल हैं जो डेप्रिकेट किए गए हैं। डेप्रिकेट मतलब कि जैसे वर्जन चेंज होता है तो उस हेडर फाइल को हटा दिया जाता है, मतलब उसके जगह पे नया आ जाता है, नया हेडर फाइल जनरेट होता है। मतलब कि एक कभी कभी जब प्रोग्रामर बनाते रहते हैं तो उस समय कोई हेडर फाइल आ जाता है वैसा कि जो एक ही काम बार बार कर रहा है वही हेडर फाइल, तो कुछ हेडर फाइल डेप्रिकेट किए गए हैं। तो वो हेडर फाइल जो डेप्रिकेट किए गए हैं C++14 में, तो आपको देखिए डेप्रिकेटेड हेडर फाइल में आपको यहाँ पे दिख जाएगा कि क्लास स्ट्रक्ट यूनियन, ये डेप्रिकेट कर दिए गए हैं हेडर फाइल। यहाँ पे अब सिर्फ स्ट्रक्ट यूज होता है और डबल ब्रैकेट के अंदर, अगर बिग ब्रैकेट के अंदर जो भी प्रोग्राम लिखते हैं तो वो हम यूज करते हैं। तो ये डेप्रिकेटेड हेडर फाइल है। डेप्रिकेटेड, अगर आप कोई भी हेडर फाइल विजुअल स्टूडियो पे यूज कीजिएगा और उसके ऊपर क्रॉस का साइन आ जाए
तो इसका मतलब कि वो हेडर फाइल डेप्रिकेट किया गया है, वो हेडर फाइल अब यूज नहीं है। अगर नेक्स्ट वर्जन आएगा तो उसमें वो हेडर फाइल को हटा दिया जाएगा। तो यहाँ से आप ये भी देख सकते हैं कि कौन कौन से हेडर फाइल डेप्रिकेट किए गए हैं, कौन कौन से नए अपडेट आ रहे हैं। तो ये cppreference.com वेबसाइट है, ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है C++ के हेडर फाइल को बताने के लिए कि कौन कौन से हेडर फाइल अभी है, कौन सा नया वर्जन आ रहा है। आपको सारा भी इंफॉर्मेशन जो प्रोग्रामिंग से रिलेटेड होगा आपको यहाँ पे ये मिल जाएगा। तो ये आप लिख लीजिए एक बार ये जरूर कि cppreference.com से हम सारा C++ का हेडर फाइल देखेंगे। अगर हेडर फाइल आपको कहीं भी नहीं समझ में आ रहा है तो हम हेडर फाइल यहाँ से सर्च कर सकते हैं। अगर किसी को अभी तक कोई प्रॉब्लम है तो पूछिए, नहीं तो फिर हम लोग आगे डिस्कस करेंगे ऑपरेटर। किसी को कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक कि कैसे हेडर फाइल बनाते हैं, कैसे हम समझते हैं कि हेडर फाइल को अगर अपने नाम से बनाना है तो कैसे बनाएंगे। सारे लोगों को समझ में आ रहा है? आदित्य, आनंद एंड दिवाकर सर। हाँ, तो ये अब हम लोग देखेंगे कि ऑपरेटर इन C++ कौन कौन से ऑपरेटर है। इससे पहले मैं एक चीज और बताता हूँ कि मैं बताया था कि /n से हम न्यू लाइन में जाते हैं, /n से हम न्यू लाइन में जाते हैं। न्यू लाइन में अगर हमको जाना है तो हम वहां पे /n यूज कर रहे थे। उसके साथ साथ आज मैं यूज करूंगा एक चीज और है यूज करने के लिए, वो होता है INDL। INDL अगर हम यूज करेंगे तो इससे भी हमारा न्यू लाइन में जाता है कर्सर। अगर हम C++ में INDL यूज करते हैं तो /n का जो काम है वही INDL का भी काम है। /n का न्यू लाइन का काम है और INDL का भी वही काम है। तो INDL भी आज हम लोग यूज करेंगे। ऑपरेटर्स देखने से पहले, ऑपरेटर मतलब कि और जो ऑपरेंड्स पे वर्क करे, ऑपरेटर कौन कौन से होते हैं, क्या होता है, ये सारा कुछ मैं आज डिस्कस करूंगा आपके साथ कि ऑपरेटर क्या होता है। तो सबसे पहले आता है हमारा ऑपरेटर्स में, सबसे पहले आता है अर्थमेटिक ऑपरेटर। हम लोग थ्योरी पे उतना नहीं जाएंगे, डायरेक्ट प्रोग्राम देखेंगे। और प्रोग्राम, क्योंकि थ्योरी तो आप कहीं से लिख सकते हैं, और प्रोग्राम देखेंगे, प्रोग्राम के साथ साथ ये देखेंगे कि प्रोग्राम का यूज कौन है, क्या क्या है। तो अर्थमेटिक ऑपरेटर में प्लस ऑपरेटर होता है, फिर माइनस होता है, फिर मल्टीप्लाई होता है, फिर डिवाइड होता है, फिर मॉडुलो ऑपरेटर होता है, मॉडुलस ऑपरेटर होता है। उसके साथ साथ इंक्रीमेंट ऑपरेटर होता है, प्लस प्लस इंक्रीमेंट ऑपरेटर होता है, डिक्रीमेंट ऑपरेटर होता है, डिक्रीमेंट ऑपरेटर होता है। उसके बाद फिर जो भी ऑपरेटर है अर्थमेटिक ऑपरेटर में, ये सारा कुछ हम प्रोग्राम के थ्रू ही देखेंगे कि कैसे अर्थमेटिक ऑपरेटर को यूज करना है और कैसे हम अर्थमेटिक ऑपरेटर लिखना सीखेंगे कि आज अर्थमेटिक ऑपरेटर अगर हमको प्रोग्राम में लिखना है तो कौन कौन सा अर्थमेटिक ऑपरेटर है और कैसे कैसे हम अर्थमेटिक ऑपरेटर लिखेंगे। तो मैं प्रोग्राम विजुअल स्टूडियो के थ्रू आपको समझा रहा हूँ कि अर्थमेटिक ऑपरेटर कैसे लिखते हैं। तो इसको हम नया प्रोग्राम से सेव करते हैं और इसको हम लिख देते हैं, इसको अपने प्रोग्राम का नाम है मेरा प्रोग्राम 10 लिख देता हूँ। 10 तो पहले से है, 11.cpp एक्सटेंशन देकर मैं C++ बैच 2 में जाकर सेव कर दिया। अब मैं ऑपरेटर आज यूज करना सिखाऊंगा कि कैसे ऑपरेटर यूज करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले मैं बताया था कि include IOStream यूज करेंगे। ये तो हेडर फाइल है, यूज करते करते सारे लोगों को पता चल गया होगा कि हेडर फाइल यूज करते हैं। उसके बाद फिर नेम स्पेस यूज करना सिखाया था कि उसके बाद फिर नेम स्पेस लिखेंगे, नेम स्पेस। अगर बीच में टाइम आउट हो जाएगा तो आप फिर से दोबारा इस लिंक को ज्वाइन हो जाएगा, क्योंकि जूम पे हमें 40 मिनट का समय मिलता है। अगर बीच में टाइम आउट हो जाएगा तो आप फिर से ज्वाइन कर लीजिएगा। उसके बाद फिर इंट मेन लिखेंगे, और इंट मेन में मतलब यहाँ से फंक्शन का एंट्री हो रहा है। आज मैं ऑपरेटर सिखा रहा हूँ। ए में जैसे मैं वैल्यू पास करता हूँ, ए लिखा, उसमें वैल्यू पास कर दिया 4, कॉमा, यह कॉमा भी बताया था कि यहाँ पे सेपरेटर का अगर हमको सेपरेट करना है किसी भी दो चीज को तो यहाँ पे सेपरेटर यूज करते हैं। कॉमा यहाँ पे सेपरेटर है। और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सी आउट में लिखा ऑपरेटर्स इन C++। अभी आप प्रोग्राम मेरे साथ लिखते जाइए, बस प्रोग्राम आप विजुअल स्टूडियो पे मेरे साथ लिख जाइए, फिर मैं आगे प्रोग्राम को आपको डिटेल से समझाऊंगा कि प्रोग्राम में ये क्यों यूज किए, यहाँ पे ये क्यों चल रहा है। तो ये सारा कुछ मैं आपको डिटेल से प्रोग्राम में समझाऊंगा। बस अभी आप प्रोग्राम मेरे साथ लिखते चले जाइए। फिर मैं लिखता हूँ सी आउट में द वैल्यू
सबसे पहले मैं द वैल्यू, यहाँ पे सी आउट के साथ ये जरूर लिखना है, द वैल्यू ऑफ ए। पहले मैं प्लस ऑपरेटर के बारे में आपको सिखाता हूँ कि प्लस ऑपरेटर क्या काम करता है। तो ये तो बस अगर डबल कोट्स के अंदर कोई भी लाइन लिख रहे हैं तो उसको तो कंपाइलर पहले बताया था कि आपको कि ये कंपाइलर नहीं पढ़ता है, मतलब कि जो भी हम लिख रहे हैं वो उसको कंपाइलर नहीं पढ़ता है। सबसे मेन फंक्शन अभी जो मैं लिख रहा हूँ ये इसको कंपाइलर पढ़ता है, ए प्लस बी। अगर हमको प्लस ऑपरेटर कहीं भी यूज करना है तो ऐसे हम लोग इसको यूज करेंगे, इंट एल। अगर प्लस ऑपरेटर और अगर यूज करना है, जैसे मैं एक वेरिएबल बनाया उसमें ए नाम का और बी नाम का दो वेरिएबल बनाया, उसमें ए में 4 पास कर दिया, बी में 5 पास किया, कैसे वेरिएबल बनाते हैं कैसे पास करते हैं ये मैं आपको सिखाया था। इंड एल मतलब कि न्यू लाइन में जाने के लिए मैं यहाँ पे इंड एल यूज किया हूँ, स्लैश एल भी न्यू लाइन में जाने के लिए होता था, लेकिन आज इंड एल का नया फंक्शन मैं आपको सिखा रहा हूँ। मैं सबसे पहले आपको एडिशन ऑपरेटर सिखा रहा हूँ, कैसे एडिशन ऑपरेटर पे प्रोग्राम लिखेंगे। बस हैच इंक्लूड आईओस्ट्रीम हेडर फाइल दिया, नेम स्पेस लिखा, मेन में दो वेरिएबल a इक्वल टू 4 b इक्वल टू 5 से बनाकर, और उसके बाद जैसे a प्लस बी लिखा, अब ये हमारा ऑपरेटर हो गया। प्लस ऑपरेटर हमने यूज किया है और ऑपरेटर यूज कर कर हम, ये अर्थमेटिक ऑपरेटर होता है, और प्लस ऑपरेटर यूज कर कर हम a प्लस बी की वैल्यू को जान लेंगे कि a प्लस बी का कितना वैल्यू आ रहा है। इसको हम सेव करेंगे। उसके बाद ऑपरेटर इन C++, जैसे हम इसको सेव कर रहे हैं, हाँ बोलिए। डेटा टाइप ए और बी का इंट ए बी वो लिखना, नहीं भी लिखें तो हो जाएगा। हाँ हाँ, इंट नहीं भी लिखेंगे तो वो भी हो जाएगा, क्योंकि इंट में पहले ही डिफाइन कर दिया हूँ कि इंट मेन में ये हम a इक्वल टू 4 और b इक्वल टू 5 आ रहा है। ओके सर। ओके, तो हाईओस्ट्रीम में आप फिर से ये प्रोग्राम एक बार, 1 मिनट का टाइम है सारे लोगों के पास, ये प्रोग्राम लिख लीजिए, फिर हम आगे डिस्कस करेंगे कि ये प्रोग्राम में आगे क्या हो रहा है। ये प्रोग्राम एक बार सारे लोग लिख लीजिए। और यहाँ पे रिटर्न 0 सक्सेसफुल कंपाइलेशन के लिए जरूर लिखते हैं, ये जरूर लिखिएगा, ये लिखना नहीं भूलिएगा कि रिटर्न 0 मतलब सक्सेसफुल कंपाइल हो रहा है। ये प्रोग्राम एक बार सारे लोग विजुअल स्टूडियो पे लिख लीजिए, फिर आगे डिस्कस करेंगे कि क्या हो रहा है।